सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू आल। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ पंजाब अड्डा 24/7 चैनल ਤੇ जिथे ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ हो रही है पंजाब ਦੇ ਸਾਰੇ एग्जाम्स ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हर एतवार सवेरे 11 बजे। लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल नूं ते डाउनलोड करो ऐप अड्डा 24/7। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं नितिका गुप्ता ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश मेंटर पंजाब अड्डा 24/7 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। तो गाइज बहुत ज़्यादा वधिया मतलब छोटी सी पंक्ति हैगी है, थोड़ी सी पंक्ति हैगी, चल मैं शेयर करना चाहूँगी। जलाओ जो दीप घर आंगन में, कुछ दीप भीतर भी जलाना। जलाओ जो दीप घर आंगन में, कुछ दीप भीतर भी जलाना। मेहनत को अपनी ढाल बना के जीवन से अपने अंधकार मिटाना। कई बार निराशा हाथ लगेगी पर अपना लक्ष्य तुम कभी नहीं भूलना। कई बार निराशा हाथ लगेगी पर अपना लक्ष्य तुम कभी ना भूलना। जीवन पथ में जीत उसी की तय है जो हार कभी ना माना। जीवन पथ पे जीत उसी की तय है जो हार कभी ना माना। राम की तरह तुम भी आगे बढ़ते जाना, तभी हनुमान सुग्रीव और जामवंत मिलेंगे। दृढ़ निश्चय कर लड़ते जाना, तभी जीवन बगिया में फूल खिलेंगे। जलाओ जो दीप घर आंगन में, कुछ दीप भीतर भी जलाना। मेहनत को अपनी ढाल बना के जीवन में अपने अंधकार को मिटाना। तो गाइज इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हम दीप घर के आंगन में जलाते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर भीतर अपने मन में भी वही दीप को जलाएं, ताकि हमारे जीवन में जो है खुशियां आए। और मैं आपके लिए हम प्रेयर्स करती हूँ कि डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है मिले। तो चलिए गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दीपावली स्पेशल सेशन है, जैसे कि मैंने कल भी मेंशन किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैराथन, वोकैबुलरी बेस्ड मैराथन है। और प्रीवियस जो हमने 2-4 दिन पहले ही मैराथन किया है वोकैबुलरी का, उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम PSPCL की तैयारी कर रहे हैं और ये वोकैबुलरी जो भी हमने अभी तक पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने बीच में आपके लिए एक सेशन और ऑर्गेनाइज किया है। होपफुली वो सेशन में 2-3 सेशन लगा के हम पूरे वोकैबुलरी को, जो मतलब इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है, उसको कवर अप कर पाए आपके PSPCL के एग्जाम से पहले। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल जी, गुड आफ्टरनून जी, आप सभी का स्वागत है एंड वेरी हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली टू। बहुत बहुत दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन। आज वर्ड ऑफ द डे नहीं है, क्योंकि हम पूरे सेशन में वोकैबुलरी ही करने जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं वोकैबुलरी में आज हमारे पास क्या वर्ड्स हैं। लेकिन वोकैबुलरी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गाइस ये जो है हमारा बेसिकली दीपावली का डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है ऑन महा पैक्स एंड टेस्ट पैक्स। यानी अगर किसी की वैलिडिटी 6 मंथ्स की है तो उसमें डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, 12 मंथ्स 1 ईयर का हो जाएगा। अगर किसी पैक की वैलिडिटी 1 ईयर है तो उसका वैलिडिटी ऑटोमेटिकली आपको 2 ईयर्स में मिल जाएगी। लेकिन इसको परचेज कैसे करना है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कोड लगाना कैसे, कहाँ पे हमें कैसे बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हम आपको कोड प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये कोड है जो आप लगाएंगे डायरेक्टली, इससे आपको
77% का बेनिफिट होगा, प्लस 1% का बेनिफिट कहाँ से होगा? अड्डा की ऐप को डाउनलोड करेंगे आप अपने फोन में, वहां से आप ये महा पैक को परचेज कर सकते हैं। देखिए, दीपावली का सीजन चल रहा है, तो इसमें क्यों ना फायदा उठाया जाए। कहीं ना कहीं हम सबको वो तैयारी चाहिए, कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं हम अच्छे से करें, तो क्यों ना अच्छी गाइडेंस ली जाए। आप देख पा रहे हैं पंजाब अड्डा के 24/7 के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए और कितना ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो सोचिए कि जब हम इसको टॉपिक वाइज हर एक फैकल्टी से अपने चैप्टर्स को समझेंगे, तो क्या हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पैक को परचेज करें। देखिए, हम आपको महा पैक के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए, जो दूसरे पैक्स हैं उसमें आप 2000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, उसमें सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर पैक मिलता है, वो भी 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। लेकिन महा पैक में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये Y356 कोड है, जिससे डायरेक्ट आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा और 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अड्डा की ऐप से परचेज करने पे। लेट मी शेयर कि ये इसके साथ महा पैक के साथ आपको क्या क्या मिलेगा गाइज। महा पैक के साथ देखो, दिवाली ऑफर है, लेना चाहिए। 1+1 की वैलिडिटी है, तो जहाँ पे 12 मंथ्स का पैक लिखा है ना, अपना अड्डा 24/7 की ऐप को खोलेंगे, वहां पे इस तरह से लिखा है, उस वाले पैक को आप क्लिक करेंगे, उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें मिलेगा क्या क्या? 588 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सेपरेट देखते हैं ना मॉक टेस्ट, तो वो 300 डिस्काउंट के बाद आपको मिलते हैं, 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे 588 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, 4 ई बुक्स मिल रही हैं आपको। अगर आप सेपरेट ई बुक्स को परचेज करते हैं, तो एक ई बुक 999 की है, एक ई बुक 1100 रुपए की। इस तरह से हर एक ई बुक का अपना रेट है, और वही डिस्काउंट लगाने के बाद 300-400 तक मिल जाती है ई बुक। तो यानी ये भी एक्स्ट्रा हुआ। कोई भी पैक आप परचेज करेंगे वो 2000 रुपीज में होगा। इसमें और क्या बेनिफिट है? स्पोकन इंग्लिश के बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे, जो पेड बैचेस होंगे। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? इसमें जो 2 इयर्स का जो हम आपको पढ़ाई कराएंगे, पंजाब से रिलेटेड जितने एग्जाम्स आएंगे उससे रिलेटेड हम आपको पढ़ाई कराएंगे। तो ये सारे पैक जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट महा पैक के अंदर मिल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है इसको गंवाना चाहिए। इट्स वेरी अच्छा एक ऑफर है, जिसे हमें जरूर लेना चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैम ने टाइम लगा दिया बहुत ज्यादा को बताने में। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी। दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। थैंक यू गाइस। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। वोकैबुलरी सेशन है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ वोकैबुलरी, इसमें सिनोनिम्स हैं, कि कुछ एंटोनिम्स हैं, और कुछ इडियम्स फ्रेजेस भी इंक्लूडेड है, कुछ स्पेलिंग एरर्स भी इंक्लूडेड है, और कुछ इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है। तो कवर अप करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है आज के सेशन में हमारे। सिनिक का मतलब क्या होता है? सिनिक का मतलब होता है, साइनिक नहीं बोलते, सिनिक बोलते हैं इसको। वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो इंसान दूसरे के ऊपर हंसता है, दूसरे की मंशा के ऊपर हंसता है, दूसरे की इंटेंशन के ऊपर हंसता है, जो दूसरों के सोच पे हंसता है, ये कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो क्या है, वो किसी और मकसद से कर रहे हो। सपोज मैंने किसी इंटेंशन से कोई काम किया, सामने वाला मेरी इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, वो क्या कह रहा है, नहीं, तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारी इसमें कोई ना कोई पर्सनल इंटेंशन जुड़ी है, तुम सेल्फ नेच उसके लिए कर रहे हो, सेल्फिश थिंग के लिए कर रहे हो, तुम किस पैसे के लिए कर रहे हो, या तुम जो कर रहे हो ना मदद किसी की, इसमें तुम्हारा पक्का कोई फायदा छुपा है। तो वो क्या कर रहा है, वो मेरी इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, सिनिक एक नेगेटिव व्यक्ति होता है। ये क्या करता है, ये हमेशा दूसरों के बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, कि मतलब तुम जो कर रहे हो ना, इसमें पक्का तुम्हारा कोई फायदा होगा, या तुम्हारी इंटेंशन गलत है। सपोज कोई व्यक्ति डोनेट भी कर रहा होगा ना, उस पर भी ये क्वेश्चन मार्क उठाता है कि भाई तुम डोनेट कर रहे हो, पक्का तुमने किसी पर्टिकुलर बंदे से काम करवाना है, इसलिए तुम डोनेट कर रहे हो। तो
सिनिक एक नेगेटिव विचारों वाला इंसान होता है जो हमेशा दूसरों पे क्वेश्चन करता है। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून जी, हैप्पी दीपावली आपको भी, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ जी, दैट इज करेक्ट यार, सिनिक एक नेगेटिव वर्ड है। डेबनेयर क्या होता है? डेबनेयर का मतलब होता है स्वैब, मतलब एक ये इस तरह का इंसान है, वेल लाइट हार्टेड पर्सन है, पॉलिश्ड है, बहुत काइंड है, बहुत इंसान ये इस तरह का व्यक्ति होता है जो दूसरों से बहुत अच्छे से बात करता है, इसे बहुत समझदार कहते हैं और हमेशा लाइक काम रहता है, पीसफुल रहता है, कोई गुस्सा नहीं करता, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है बहुत पोलाइटली ये व्यवहार करता है और हमेशा यार बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, वेल मेंटेन्ड भी रहता है। इसका लाइफ का जो स्टाइल है दैट इज क्वाइट कूल, कूल व्यवहार है और जो लिविंग स्टाइल है दैट इज आल्सो वेरी कूल और लाइट हार्टेड पर्सन है, हमेशा कोई अग्रेसिव नहीं है, ये कह सकते हैं अग्रेसिव नहीं है और बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है दूसरों के साथ, तो इसे हम डेबोनियर कहते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस क्योंकि ये वर्ड जो है हमारा क्वेश्चन पेपर में भी था इन सिनोनिम पार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेमागोग। डेमागोग का मतलब होता है अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। देखो स्वेज का मतलब क्या होता है, हम देखो डेमागोग तो हम समझेंगे लेकिन स्वेज भी आ गया, उसको भी समझ लेते हैं। तो स्वेज का मतलब होता है जो बहला लेता है, फुसला लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये एक डेमागोग व्यक्ति है जो बाकी की सारी जनता को ये क्या करता है, बाकी की सारी जनता को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है। किस माध्यम से पूछा जा रहा है, ये अपनी ऑरिटरी से अट्रैक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लगता है, ये क्या है, कौन है, ये लीडर है, ये पॉलिटिशियन है, इसके अंदर अगर ये खूबी नहीं होगी तो ये जनता को कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये कैसे अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करेगा, ये कैसे एक अपना ग्रुप बनाएगा। तो ये व्यक्ति के जो बोल हैं इस तरह के होते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना उससे अट्रैक्ट होता है। तो लेकिन गाइस एक पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है इसका, नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूजुअली ये नेगेटिव काउंट होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप देखो, आप किसी व्यक्ति से इंप्रेस होते हो, उसकी बातचीत से इंप्रेस होते हो, तो इंप्रेस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ बात हो रही है स्वेज, यानी उसको बहला लेता है, अपने फॉलोअर्स बनाता है, तो ये नेगेटिव वर्ड में काउंट होना चाहिए। डाइटेंट, डाइटेंट का मतलब होता है, वेरी गुड आफ्टरनून जी, दीपावली की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके बच्चों को, आप सभी को यार अब मेरी तरफ से विशेष। और देखो दीपावली का सेशन हम लगाने आ गए हैं, दीपावली का सेशन भी नहीं छोड़ा है। हम नहीं चाहते कि आपका जो PSPCL का कोई भी डेट, कोई भी डे फ्री जाए, हम जरूर आपको अपनी तरफ से तैयारी करवाते हैं। थैंक यू गाइज, बहुत अच्छे से आप आते हो, रोज अटेंड करते हो, बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स जो होते हैं मोटिवेट होते हैं हमेशा कि आप आ रहे हो। चलिए, डाइटेंट क्या होता है, अ डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। मतलब क्या हुआ कि ये वो व्यक्ति है जो प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेता है, ये सिर्फ एक एज ए पैशन करता है या एज ए बस उसको काम करना, वो बिगनर भी कह सकते हैं, उसको अमेट्योर भी कह सकते हैं, वो सिर्फ प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह नहीं ले रहा और ये आर्ट और साइंस को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। इसको पेंटिंग समझ नहीं आती, इसको इसको कोई कल्चर के प्रोग्राम समझ नहीं आती क्योंकि वो उन चीजों में कभी है ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अ डैबलर। नेक्स्ट वर्ड इज, ये हमने वर्ड इतनी बार कर लिया कि हमें याद हो गया, ईगो, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं जिन्होंने ये सेशंस हमारे अटेंड नहीं किए हैं, तो उनके लिए मैं जरूर समझाना चाहूंगी। देखो गाइस, ईगो का मतलब क्या होता है कि हमारा घमंड, हमारा ईगो, आई, हमारे अंदर का अहंकार। तो मैं जो होता है ना वर्ड, हम हमेशा कहते हैं मैं, जब मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूं तो वो हुआ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, तो वो क्या हो गया, मैं, अहंकार, ईगो, घमंड। ईगोइस्ट कौन होता है, ये सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है। ईगोइस्ट व्यक्ति कौन होता है, ये कहता है कि मैं
बेसिकली मेरे अंदर घमंड है, इसलिए ये हमेशा अपने आप के बारे में सोचता है, ये सेल्फिश होता है, ये हमेशा अपने बारे में सोचेगा, ये दूसरों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ये दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता, ये सिर्फ अपने लिए उसको क्या चाहिए खाने में। कहीं बाहर जाएगा ना तो ये नहीं देखेगा कि दूसरे को क्या, दूसरों से पूछेगा भी नहीं। रेस्टोरेंट में जाएगा ना तो ये दूसरों से पूछेगा भी नहीं यार, मतलब आपको क्या, आप क्या प्रेफर करेंगे खाने में, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपना खा पी के सोचेगा, और जो भी मंगवाएगा वही सामने को ऑफर करेगा। तो ये इस तरह का व्यक्ति होता है। और ईगो टेस्ट कौन होता है? ईगो टेस्ट का मतलब होता है जो हमेशा अपनी बढ़ाइयां करता रहता है, ये कहता है कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तुम्हें कौन जानता है, तुम कहाँ, तुम्हें कोई भी नहीं जानता इस पूरे कंट्री में, इस पूरी सिटी में, या सोसाइटी में, या समाज में, या जो भी उसका सर्कल है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने मेरी वजह से ये हुआ, मैंने खाना बनाया। लेडीज को देखा होगा आपने, लेडीज बहुत बार अपनी तारीफ करती रहती हैं, कई बार तो ठीक है वो पॉजिटिव वे में करते हैं, लेकिन कई बार इतना ज्यादा मतलब उनके अंदर भी वो चीज आ जाती है कि मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता खाना। तो ये कहीं ना कहीं एक इगोटिस्ट व्यक्ति की निशानी होती है। अपनी तारीफ करना, अपनी बढ़ाइयां करना, अपने बारे में गुणगान गाते रहना, दैट इज इगोटिस्ट। ठीक ऐसे बहुत समाज में हम सब के अंदर कुछ ना कुछ होता है। आ, अपने आप को पहचान कर हम अपने अंदर से ये जो चीजें हैं हमें जरूर निकालनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? देखो एक ग्रुप है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप की बात कर सकते हैं हम। ये ग्रुप है, ग्रुप में 50 मेंबर हैं, ग्रुप के 50 मेंबर में से एक मेंबर की बाकी 49 से नहीं बनती, ठीक है। एक टोटल 50 है, उसमें से एक मेंबर ए की 49 से नहीं बनती, तो 49 ने डिसाइड किया कि हम ए को बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंगली चल ही नहीं रहा, वो फॉलो ही नहीं कर रहा, रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा, वो हमेशा ऑपोजिट बात करता है, वो डिसीजंस में साथ नहीं देता, वो डिसीजंस में अपोज करता है, वो सामने वाली पार्टी को हमारी खबर देता है, जो भी वॉट एवर द रीजंस आर, कोई भी रीजन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर्टिकुलरली, अब आप नाम बोलोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का, लेकिन ऐसा होता है यार, ऐसा समाज में कॉमन है। तो वो क्या करेंगे, 49 मेंबर वो क्या करेंगे, उनको उस पर्टिकुलर ए मेंबर को ग्रुप से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसे हम क्या कहेंगे कि अब आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हो, अब आप यू कैन नॉट अटेंड एनी ऑफ द मीटिंग्स। तो ये G8 मीट जो था पहले, समिट G7 हो गया, ये समिट में से ये कॉमन है, कंट्रीज में भी ये चलता है कि एक किसी एक कंट्री की बाकी कंट्री से नहीं बनी, तो वो जो समिट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं सालाना, दुआना, जो एनुअल है ना, और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, उनमें से वो लोग जो हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रासाइज। देखो स्टोरीज में, स्टोरीज मैं कनेक्ट करती हूँ हमेशा, मैं रोज कहती हूँ स्टोरीज में कनेक्ट करती हूँ, सो दैट आपको ये याद रहे। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इमिग्रेशन का मतलब होता है, गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। चलिए, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन मैं एग्जाम्पल लेकर ही डायरेक्ट समझाती हूँ, वरना ये थ्योरीज में मुझे खुद को ही कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको क्या मैं समझाऊंगी, लेकिन हाँ एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं हूँ पर्सन ए, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पर्सन ए जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तो इसने क्या किया, पर्सन ए जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो इंडिया वालों के लिए क्या हो गया, एम हो गया, एमिग्रेंट। एमी का मतलब हो गया आउट, इंडिया से आउट हो गया, और कहाँ जाके परमानेंट सेटल हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पे क्या हुआ, इन हो गया ना, मैं वहां पे एंटर किया है मैंने, तो मैं नए पेज पे समझाऊंगी, वरना आप बोलोगे मैम यहाँ खिचड़ी पकाई जा रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखो एक वर्ड है हमारा एमिग्रेंट, राइट, और दूसरा वर्ड है हमारा इमिग्रेंट। मतलब क्या हुआ, ये इम को हम कनेक्ट करते हैं इन से, एम को कनेक्ट करते हैं आउट से, ठीक है, ये आउट हो गया।
ये आइडेंटिफाई कर लेना, इन का इन हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति कहीं से आया है, एंटर किया है। एंटर का मतलब हो गया कि मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा एंटर हुआ हूँ, ठीक है। तो ये कनाडा में जहां एंटर हुआ है वहां के लिए मैं कौन कहलाऊंगा, वहां के लिए मैं इमिग्रेंट कहलाऊंगा। मैं वहां पर आया हूँ, इन हुआ हूँ। तो इंडिया वालों के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से आउट हो गया ना, तो यहाँ वालों के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, एमिग्रेंट। क्या कहलाऊंगा, एमिग्रेंट। तो देखो कितना इजीली हमने इस चीज को, वर्ड्स को समझ लिया। एमिग्रेंट कौन होता है, जो आउट होता है कंट्री से। इमिग्रेंट कौन होता है, जो एंटर होता है किसी कंट्री में। तो जो भी कंट्री में मैं जाके सेटल डाउन हो जाऊंगा, वहां के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, वहां के लिए मैं इमिग्रेंट कहलाऊंगा। आई होप ये क्लियर हुआ है। और माइग्रेंट भी इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है कि मैं कहीं पे जाके, मैंने कोई, मेरी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मुझे सूट नहीं करी किसी पर्टिकुलर कंट्री की। फॉर लेट्स से कोई भी कंट्री का नाम ले सकते हैं। यूएस की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है मुझे सूट नहीं की, या किसी बर्ड को सूट नहीं की। वो क्या करता है, जो भी उसको समर सूट नहीं करता, विंटर सूट नहीं करता, वॉट एवर द सीजन, जो भी उसको सूट नहीं करता, वो उस पर्टिकुलर सीजन के दौरान किसी और कंट्री में चला जाएगा जहां का सीजन उसको, क्लाइमेट कंडीशन उसको सूट करती है। तो वहां के लिए, वहां थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी सेटल हो जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेंट है वो कौन है, थोड़ी देर के लिए वो वहां से अपनी पर्टिकुलर जगह से, होम टाउन से कहीं और जाके सेटल हुआ है कुछ समय के लिए, इसीलिए वो माइग्रेंट कहलाता है। तो ये वर्ड्स हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको इस तरह से समझा रही हूँ। देखो उसने भी इस तरह का कुछ एग्जाम्पल लिया बर्ड्स का। आई होप ये क्लियर हुए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है सिनोनिम का क्वेश्चन, एंड यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफेस। जी बहुत बढ़िया यार, आपको समझ आ रही है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि जो मैंने तो मेहनत करी है, लेकिन आप भी मेहनत कर रहे हो। आप कॉपीज बनाते हो रोज, और आप कॉपीज बनाकर आप भी मेहनत कर रहे हो। तो ये जो मेहनत है हमारी जरूर रंग लाएगी। मेरे को पूरी पूरी उम्मीदें हैं आप लोगों से, आप सभी स्टूडेंट से। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि आप स्टूडेंट्स ने मुझे ये एक गिफ्ट देना है दीपावली का, कि भाई अपना एग्जाम जो है आप क्रैक करके देंगे। आपने बताना है मुझे कि मैम यस एग्जाम, वी हैव क्रैक द एग्जाम, और आप वो सब जरूर पाएंगे जो आप जिसके हकदार। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफेस का मतलब क्या है, लेकिन साथ साथ में हम ये चार वर्ड्स को भी समझते हैं। डिफेस, देखो उसने क्या किया, फेस को डीफेस कर दिया, मतलब स्पॉइल कर दिया। तो ये खाली फेस की बात नहीं होती, ये हो सकता है कि कोई पोस्टर लगाए यहाँ, तो ये पोस्टर लगाया उसने, चेहरे को बिगाड़ दिया। जनरली देखते हैं ना लेडीज के चेहरे को पे कुछ वो कुछ भी कर देते हैं, मूछे वूछे बना देते हैं, बाल खड़े कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है, उसे कहते हैं डिफेस करना, या फिर किसी की छवि बिगाड़ना को भी डिफेस कहते हैं। उनके बारे में नेगेटिव बात करना, उनके लिए गलत गलत बात करना को भी हम डिफेस कहेंगे। नेक्स्ट इज टार्निश। टार्निश का मतलब होता है, ये जनरली मेटल्स के लिए यूज होता है, जब उनकी जो एक ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है, या फिर एक तो इसका मतलब ये हो गया ग्लूमिनेस बढ़ जाती है और ब्राइटनेस कम हो जाती है, और शाइन वगैरह उनकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये शाइन था, ये एक्चुअल मान लीजिए ये है, तो ये डल 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 होते होते यहाँ तक पहुंच गया, ये डल डल होते होते यहाँ तक पहुंच गया। दूसरा इसका क्या मतलब निकलता है, देखो इसका जो दूसरा मतलब निकलता है वो वर्ब का भी निकलता है। वर्ब में ये कहता है कि किसी की छवि को बिगाड़ना, किसी के बारे में गलत गलत कहना, कुछ उल्टा कहना। कोई मीडिया में जनरल बात है ना कि एक व्यक्ति, मीडिया वाले क्या करते हैं, वो पूरा चीजें तक अंदर तक तो जाते नहीं है, उनको जो चीज दिखती है बोलने के लिए दे जस्ट स्पीक। वो ये नहीं देखते कि भाई ठीक भी है या नहीं है। तो ये जनरल बात है कि मीडिया में क्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में भी गलत गलत बोलता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, टार्निश करना, किसी की बेसिकली इमेज पे को टार्निश करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, छोटा करना, साइज को कम करना। जैसे यहाँ पे
हमने कोई ग्राफ बनाया, उसमें ग्राफ में 2001 में कोई भी किसी भी चीज का हम वो ले सकते हैं, साइज इतना था। फिर 2000 हम ऊपर से चलते हैं ना, 2003 में इतना हो गया, फिर 2005 में इतना हो गया, फिर 2007 में इतना हो गया, फिर 2009 में इतना हो गया, फिर 2011 में इतना हो गया, फिर 2013 में इतना हो गया, फिर 15 में इतना हो गया, फिर आगे कम होता 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 बिल्कुल कम हो गया, अब तो है ही नहीं है। तो कोई चीज को कम करना, उसकी बेसिकली छोटा करना, डिक्रीज करना को हम डिमिनिश कहते हैं। देखो डी से भी याद रखना है, डिमिनिश। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है डैमेज करना। जैसे जैसे कोई विस्फोट हुआ तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। वो विस्फोट ने क्या किया, उस विस्फोट ने पूरा का पूरा इलाके में एकदम डैमेज कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे। हाँ जी, दैट इज करेक्ट यार, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या हुआ। आंसर हम देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया था। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिफेस। तो डिफेस का मतलब तो ये हुआ ना, टार्निश हो गया, कि उसकी छवि को बिगाड़ रहा है। टार्निश मतलब था उसकी ग्लूमिनेस कम करना, और ग्लूमिनेस शाइनेस कम करना। तो दूसरा मतलब है उसकी छवि को बिगाड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है यार वोकैबलरी। आप वोकैबलरी करके, अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया ही है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आना चाहिए। अब तो हम इतना तैयारी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, कनेक्टेड रहना आपको। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश बड़ी लिमिटेड सी है, इंग्लिश तो बहुत वास्ट है। आगे भी हम अब अपना लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे और आगे आगे तैयारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा गुण होते हैं उसे क्या कहेंगे, वर्सेटाइल, न्यूबी, एक्सेप्शनल या गिफ्टेड। एक से ज्यादा गुण होना, एक फील्ड में बहुत तेज है, दूसरे में भी बहुत तेज है, तीसरे में भी बहुत तेज है, चौथे में भी बहुत तेज है, यानी गुणी व्यक्ति वर्सेटाइल हो सकता है। न्यूबी क्या होता है कि नया यूजर है, किसी चीज में नया है, फ्रेशर है, जिसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, उसे हम न्यू बी कहते हैं। न्यू बॉर्न भी कह सकते हैं, फ्रेशर भी कह सकते हैं, इन एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, मैटर भी कह सकते हैं। ये वर्ड सब हमें रट्टे रट्टे हो चुके हैं, ठीक है, ये तो हमें भूलेंगे नहीं। एक्सेप्शनल क्या होता है, बहुत कॉमन, बहुत अलग है, अनयूजुअल है, हटके है, एक्सेप्शनल केस है। हम कहते हैं ना कि भाई सारा का सारा ग्रुप फॉलो करता है इस चीज को, एक एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो व्यक्ति, उसकी सोच अलग है, वो अपने तरीके से चलता है। या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, तो समथिंग विच इज डिफरेंट। दैट इज करेक्ट यार, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। क्या गिफ्टेड, गिफ्टेड का हमें पता है नेचुरल टैलेंट, जो हम बाय बर्थ कोई एबिलिटी को लेकर आते हैं उसके लिए हम गिफ्टेड कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स। आप बहुत अच्छे से, आप सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया गाइस, बहुत बढ़िया, आपको याद है, आई एम ग्लैड। ठीक है, पोजेसेस मेनी टैलेंट्स का वर्सेटाइल हमने आंसर पढ़ा है। नेक्स्ट इज अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, ये पेपर में आ चुका है बहुत बार, ठीक है, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, दो से ज्यादा बार मैंने इसको देखा है। रेमेडी, और खाली पीएसपीसीएल एग्जाम की मैं यह बात नहीं करती, जब भी मैं कहती हूँ कि एग्जाम्स में आता है, पंजाब में जितने एग्जाम्स है ना, उनमें से वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर डालता है। देखो लोग तो वही होते हैं ना डालने वाले, वही स्टेट गवर्नमेंट ही तो एग्जाम्स डाल रही है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हमारे रिपीट जरूर होते हैं। दैट इज करेक्ट यार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइक, मार्वल, पेनिशिया या रिकॉम्पेंस। समझते हैं रिकॉम्पेंस का मतलब क्या होता है, कि आपको पैसा देना पड़ा, गलती जो थी आपकी नहीं थी, फिर भी आपको पैसा देना पड़ा। देखो हमने क्या किया, किसी का लॉस हो गया, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, ऐसे मुझे ही कंफ्यूजन हो जाता है मैं बोल क्या रही हूँ, कोई बात नहीं।
रिकॉम्पेंस के लिए मैं एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एयरप्लेन का ही मैंने शायद पहले भी लिया था एग्जाम्पल। जैसे एयरप्लेन जो है, प्लेन हमारा फ्लाइट हमने बुक करवाया था और वो फ्लाइट जो है कैंसिल हो गया, ठीक है, रद्द हो गया या लेट हो गया या कुछ भी हो गया, कैंसिल हो गया, वो नहीं चलेगा। ऐसा एक्चुअली हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ क्या हुआ, वैष्णो देवी की मैं बात बताती हूँ। वैष्णो देवी में वी वेंट, वहां पे जो वो चॉपर से चलते हैं ना, चॉपर चलते हैं वहां पे, तो हमने बुकिंग्स करवाई और वो एट दी मोमेंट उन्होंने बोला कि मौसम बिगड़ गया है, अब नहीं होगा, और लेकिन आप कल की टिकट्स जो हैं करवा लीजिए। तो हमने कहा हम क्यों करवाएं, हम तो ऑलरेडी ले चुके हैं। कहते नहीं जी, आज वाली जो थी वो रद्द हो चुकी है, आपको कल दोबारा से टिकट्स परचेज करनी पड़ी। तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी, हम ऑलरेडी ले चुके थे फिर भी हमें लेनी पड़ी। खैर जाना तो था ही, तो वी परचेज द टिकट्स। उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्पेंस, ठीक है। नेक्स्ट, पैनिशिया। पैनिशिया का मतलब क्या होता है कि कोई दवाई, कोई भी चीज जिससे प्रॉब्लम्स को क्योर किया जाए या कोई हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट को क्योर किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पैनिशिया। यूनिवर्सल रेमेडी कहते हैं इसे, यूनिवर्सल रेमेडी। तो इट कैन बी मेडिसिन, इट कैन बी एनी सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम किसी प्रॉब्लम का देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल रेमेडी। ओके गाइस, तो ये दिवाली का ऑफर है। सेशन कंटिन्यू होगा, परेशान मत हो जाया करो, बीच बीच में ये बताना पड़ता है ना आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखो ये ऑफर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हमारा एक ड्यूटी है आप सबको गाइड करना कि ये जो नए पैक आए हैं क्या आज क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि कैसे। यूट्यूब पे तो देखो सेशंस फ्री चल रहे हैं, लेकिन हम पेड सेशंस में भी आपको टीच करते हैं, वहां पे हम टॉपिक वाइज आपको डिटेल में स्टडी करवाते हैं। उसके लिए ये Y356 कोड है, Y356 कोड आपको याद रखना है। इससे डायरेक्टली आपको 78% का बेनिफिट होगा। 77% का बेनिफिट एक कोड लगाकर होगा, 1% का बेनिफिट आपको अड्डा की ऐप से परचेज करने के बाद होगा। जब आप कॉइन्स को यूज करेंगे, वहां कॉइन्स का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपको मार्क करना है और फिर ये कोड लगाना है। इन दोनों से आपको डायरेक्टली 78% का बेनिफिट होगा। दीपावली का ऑफर है यार, आई वॉन्ट कि आप लोग इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं और ये पैकेज को जरूर खरीदे। देखो महापैक है, इसमें डबल वैलिडिटी है, टेस्ट पैक्स हैं। अगर आपको महापैक नहीं लेना तो टेस्ट पैक ले लीजिए, अगर आपको ये नहीं लेना तो P+P का ले लीजिए, अगर आपको ये नहीं लेना तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी अड्डा के जितने भी एप्स हैं, अड्डा के जितने भी पैकेज हैं, वहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पे SSC के पैक्स अवेलेबल हैं, IBPS की तैयारी कराई जा रही है, SBI की प्रिपरेशन हो रही है। तो कुछ भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, ये कोड लगाने के बाद डायरेक्टली आपको 78% का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है मुझे। इम्प्रॉपराइटरी का एंटोनिम पूछा गया है, तो डेकोरम, प्योरिटी, आइडियल या कंफर्मिटी। आंसर देंगे आप सभी स्टूडेंट्स मुझे। वेरी गुड, आंसर्स देना है। चैटिंग कम किया करो भाई, चैटिंग बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग। होता गया ना कि चैटिंग करते हो फिर वो एकदम से कमेंट्स भाग जाते हैं आगे, फिर हम लोगों से वो कमेंट्स मिस हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को कई बार डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बातें करने की तो यार सारा टाइम पड़ा हमारे पास, हम क्लास ही क्यों ना अटेंड करें, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्प्रॉपराइटरी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे काम जो गलत तरीके से किए जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। ऊपर से तो कुछ और हो रहा है, नीचे से कुछ और चल रहा है, तो गलत तरीके से हम जब अपने काम को करवाने की सोचते हैं उसे हम गलत व्यवहार कहते हैं, मिसकंडक्ट कहते हैं। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट, ये जो समाज है, इसमें ये चीजें बड़ी कॉमन है, इसमें कोई अलग बात नहीं है।
कि ये नहीं चलता, हर जगह चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है? एथिकली काम क्यों नहीं हो रहा समाज में, देश में? एथिकल काम होना चाहिए ना। हम आगे क्या समझाएंगे किसी को जब हो ही नहीं रहा अभी के टाइम में? लेकिन हमें अपना एथिकल वे जरूर मेंटेन रखना। डिकॉर्न, डिकॉर्न का मतलब होता है व्यवहार, हमारा पोलाइट व्यवहार, पोलाइट कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, एटिकेट, मैनर्ड। कहीं भी आप जाते हो एक पीसफुल तरीके से जाओ, एक बहुत अच्छे कंडक्ट से जाओ, किसी के साथ गाली गलौज मत करो, कर्टसी रखो अपने व्यवहार में, पोलाइटनेस रखो, अच्छे से बात करो, अच्छे से डील करो, अच्छे से टैकल करो सिचुएशन को, चिल्लाओ मत, चीखो मत, लड़ाई झगड़े मत करो, उसे हम क्या कहते हैं? डिकॉर्न। ठीक है, तो आई होप हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन आगे के वर्ड्स भी हैं जो हमें समझने हैं। कंफर्मिटी का मतलब होता है जो इंसान अपने आप को बदलता है या नहीं बदलता है, दैट इज कंफर्मिटी। यानी ये अलग है, ये व्यक्ति सबसे अलग है। ठीक है, ये कहता है कि मैं अपने तरीके से चलूंगा, मेरे को किसी को फॉलो नहीं करना, मेरे को किसी के साथ नहीं चलना, मेरे को किसी का पीछा नहीं करना, मैं अपने तरीके से खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं रहूंगा, मैं सोऊंगा, और मैं अपना एथिकल वे को अपनाऊंगा। तो ये जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, जितने लोग एथिकल वे से चलते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, हजारों में कोई एक होता है जो एथिकल वे से जीवन को जीता है। तो वो इसका मुझे लगता है बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा कंफॉर्मिटी का, जो हटके है, जो अलग है, सबसे अलग है। ये एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये कंफॉर्मिटी का एग्जाम्पल है, शी डजंट वांट टू मिक्स विद एनीवन, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से जीवन को जी रहे हैं, ये हटके है, ये अलग है, या कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो उन्हीं के रंग में ढल जाता है या ढल जाती है, ये आप देखेंगे उन्हीं के रंग में ढल गया है, तो ये कंफॉर्मिटी नहीं रहेगा, ये कॉमन हो जाएगा। कंफॉर्मिटी को हम कह सकते हैं यूनिकनेस है, कंफॉर्मिटी को हम कह सकते हैं समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल, है ना, अलग है, हटके है, उसे हम कंफॉर्मिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्योरिटी। प्योरिटी का जो मुझे एग्जाम्पल लगता है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है, हमारी गंगा माँ, हमारे यमुना जी, सरस्वती जी, ये क्या है? पवित्र नदियां हैं, ठीक है, ये पवित्र है। हम प्योरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल, इनका जो मतलब होता है दैट इज पवित्र। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें पहले ही पता चल चुका था। इम्प्रोप्राइटरी का हो गया एंटोनिम हमारा डिकॉर्न। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स ने किया है, मैंने देख लिया है, डोंट वरी, मैं देख रही हूँ साथ साथ में, मैंने देख लिया है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को करवा दूं, आपके एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको वर्ड ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाऊं। चलिए, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनसलिड, विजिबल, फाउल, स्टेनलेस एंड स्ट्रॉन्ग। आप मुझे आंसर्स बताएंगे इसके। देखो इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, विजिबल है, स्टेनलेस है, लेस मतलब स्टेन नहीं लगा है, तो ये भी कुछ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव से निकाल सकते हो, ये भी पॉजिटिव चल रहा है, ये कुछ नेगेटिव सा लग रहा है, देख सकते हैं, नहीं तो देखिए आंसर क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव से भी एलिमिनेशन अपना सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में, यार मैंने बहुत बार बताया आपको, ये जो रूल है ना बहुत बार यूज होता है। पॉजिटिव अनसलिड का मतलब क्या होता है? नॉट स्पॉइल्ड, प्योर है, कोई चीज में कोई मिलावट नहीं है, तो कोई भी चीज में जब घोटाला नहीं होता, मिलावट नहीं होता, उसे हम अनसलिड कहते हैं। फाउल क्या होता है? फाउल का मतलब होता है दैट स्मेल्स और टेस्ट डिस्गस्टिंग, किसी का स्मेल जो है मतलब बेकार है, भद्दा है, गंदा है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, ये चिकन को भी फाउल कहते हैं, तो जो खराब है, बैड है, अनप्लेजेंट है, उसे हम फाउल कहते हैं। और ये चिकन वाला FOWL है, दोनों मिलते जुलते वर्ड्स थे, इसीलिए इसको मैंने कनेक्ट करके इस तरह से लिखा है, तो आपको याद रखना, ठीक है।
वेरी गुड यार, देखा फाउल ही इसका आंसर है। अगर मैंने बात की थी ना कि हम नेगेटिव पॉजिटिव से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमने देखा, हमने नेगेटिव वर्ड एक ही था, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड थे। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंट्री। मोमेंट्री इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको क्या देना है, एंटोनिम बताना है। चलिए फटाफट से आंसर्स देंगे आप मुझे। हाँ देखो, दीपावली के दिन भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें तो दिख रहा है ना कि हम कितने ज्यादा डिटर्मिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, हमारे अंदर वो सब चीजें। जितने स्टूडेंट्स आ जाए हैं ना, मैं उनसे भी को यही कहूंगी यार, यू आर लाइक सुपर्ब, एक्सीलेंट यार। आप दीपावली वाले दिन पढ़ने आए हो, तो इससे अच्छी डेडिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं तो यही कहूंगी। चलिए बढ़ते हैं। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक, ब्रीफ, होमोजीनियस, परपेचुअल। मुझे आंसर मिल गया है पढ़ते ही, मुझे मुझे पता है आप सभी को भी मिल गया। हाँ जी, दैट इज करेक्ट यार, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज फ्यूचर में होगी, प्रिडिक्टेड नहीं, मतलब अभी नहीं हुई है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है। कोई ऐसा व्यू हो सकता है, कोई ऐसी इमेज हो सकती है, कोई ऐसा हमने ऐसी सोच रखी है कि आने वाले 50 साल के बाद हमारे देश में क्या क्या चीजें होंगी। अभी की नहीं बात कर रहे, कोई चीज अपेयरेंस जो फ्यूचर की है उसे देख के लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक होगा। अभी वो चीज नहीं है हमारे देश में, लेकिन आने वाले समय में वो चीज जरूर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचरिस्टिक कहेंगे। दैट इज करेक्ट। होमोजीनियस, देखिए उस दिन अभी मैंने 3-4 डेज बैक ही ये वर्ड करवाया है, अगेन ये वर्ड आया है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी चीज है जो कुछ कंपोनेंट से बनी है, वो अलग अलग नहीं दिख रही, वो मिक्स हो जाती है। जब आप उसको उसके बीच में डालते हैं, वो ब्लेंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं है ना कि मैंने चाय बनाई, चाय में मुझे चीनी अलग दिख रही है, मुझे लम्स अलग दिख रहे हैं दूध के, मुझे पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना। जब मैंने चाय बनाई तो उसमें पानी, चीनी, चाय पत्ती, कुछ लोग गार्लिक डाल, कुछ लोग अदरक को डालते हैं, कुछ लोग उसको डालते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, कुछ मसाला बना के डालते हैं। तो ये जब जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कोई भी एक चीज जब अलग अलग कंपोनेंट से बनती है, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। ओके, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ थोड़े समय के लिए घटित होना, शॉर्ट टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो जो बच्चों के बबल्स होते थे ना शादियों के बाहर, जब वो बबल से मिलते थे, जिसे हम, आ गया ना बचपन याद। देखो कैसे एग्जाम्पल्स याद आते हैं मुझे, इंस्टेंट से एग्जाम्पल याद आया। मैरिज पैलेस के बाद जब वो बबल्स फुलाते थे, मुंह से फुलाते थे, वो बबल्स जो यूं यूं करके आसमान में उड़ते थे, वो कितने, तो कुछ समय के लिए वो रहते हैं, उसके बाद वो कहाँ चले गए, गायब हो गए। ठीक है, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा रोता है ना, तो कुछ समय के लिए रोता है, फिर शांत हो जाता है, फिर रोता है, फिर शांत हो जाता है, फिर रोता है, फिर शांत। कुछ समय के लिए काम हो रहा है। जो भी काम कुछ समय के लिए होता है, दैट इज मोमेंट्री। होमोजीनियस का मतलब हमने समझ लिया। परपेचुअल का मतलब होता है जो लंबे समय के लिए चलेगा, लंबे पीरियड के लिए चलेगा, उसे हम परपेचुअल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, एक था मतलब शॉर्ट, उसका ऑपोजिट हमें ढूंढना था लॉन्ग। तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट्री का क्वेश्चन था ना, तो हमसे ये पूछा गया था परपेचुअल, इसका एंटोनिम हो गया लंबे समय के लिए। ठीक है, और अगर मान लो वो सिनोनिम पूछता तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप ये आपको जितने भी वोकैबुलरी का हम सेशन कर रहे हैं, वो आप सबको अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, उन सभी के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। देखो इतनी सारी वोकैबुलरी हम कवर कर चुके हैं, अभी भी इतनी वोकैबुलरी प्रीवियस सेशंस में है जो मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि इतनी सारा सेशन
दोबारा से वही सब चीज़ें करना मैं कोशिश तो करती हूँ करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है। फिर भी मैंने इम्पोर्टेंट वाली उठाई है कि लगता है कि हाँ, ये रिवाइज़ भी हो जाएगी और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो प्रीवियस सेशंस को नहीं देख पा रहे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू यार, थैंक यू। और आप सभी को यार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है? इन्विजिलेटर का मतलब होता है वन हु सुपरवाइजेस द एग्जामिनेशन रूम। मतलब ये व्यक्ति क्या करता है, इसके पास साइंस ब्लॉक है, ठीक है, एक आर्ट्स ब्लॉक है हमारे कॉलेज में, एक मेडिकल ब्लॉक है, एक हमारा दूसरा स्पोर्ट्स का ब्लॉक हो गया, एक कॉमर्स वाला ब्लॉक हो गया, और कोई ब्लॉक रह गया तो वो भी डाल दो, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं। इसमें आर्ट में लेट्स से 50 ज्यादा हो जाएंगे, है ना, एक सुपरवाइजर कहाँ कहाँ बेचारा भागेगा। लेट्स से 12 रूम्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बनाए हमने, 12 रूम्स हैं, इतने जानवर हैं, एक व्यक्ति कितने रूम्स में जाएगा? मतलब उसकी बस हो जाएगी, रात अपने वापस घर आके बोलेगा कल को मेरी छुट्टी। तो इतने रूम्स तो वो हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, ब्लॉक वाइज कर सकता है, वहां पे ये ए ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वहां पे भी वो हो सकता है ना कि वो बहुत ज्यादा रूम्स है तो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो जब कोई एक ब्लॉक का सुपरवाइजर होता है, कोई एग्जामिनेशन रूम में जाकर उसकी ड्यूटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है कि कोई चीटिंग ना हो रही हो, कोई परेशानी ना हो रही हो, या कोई ऐसी बात ना हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, बच्चे चीटिंग ना करें या टीचर्स गड़बड़ ना करें, या कोई ऐसी मार पिटाई ना हो रही हो, कोई अग्रेसिव तरीके का काम ना रहा हो, या कोई पुर्जियां वुर्जियां ना चल रही हो। वो सब जो है वो कौन चेक करता है? वो इन्विजिलेटर चेक करता है। तो इसे एक ब्लॉक बेसिकली सैंक्शन हो जाता है कि वो पूरे ब्लॉक के जितने भी रूम्स हैं, अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 5 रूम्स है तो ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। बहुत ज्यादा रूम्स नहीं है तो हो सकता है ना कि 2 रूम्स ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 2 इस तरफ है, तो ये इसको पूरा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक का ब्लॉक जो है इसी को मिल जाएगा चेक करने के। इट डिपेंड्स, ठीक है। लैक्सिकोग्राफर हमने समझा है, मुझे पता है आप सभी को आता है। अब हमने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है कि ये एक रिवीजन भी है और आपको आता भी है। हु कंपाइल्स द डिक्शनरी? लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। रेडियो जॉकी कौन होता है? जिसे हम आरजे भी कहते हैं। आरजे मतलब जो रेडियो को के प्रोग्राम्स को होस्ट करता है। आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, या दिल्ली में बड़ा कॉमन है ये चीज, रेडियो जॉकी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। सुबह गानों के प्रोग्राम्स चलते हैं, उसके इसमें कुछ कॉमेडी वाले चलते हैं, लाइव प्रोग्राम्स चलते हैं, लाइव में वो लाइव यूजर से बात करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनते हैं, समझते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली वो गीत चला देते हैं। उसे हम कहते हैं रेडियो जॉकी। सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट में पी साइलेंट रहेगा, एस से स्टार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। पी साइलेंट है, दैट इज करेक्ट। इलेक्शन वोटिंग को समझता है। ये क्या करेगा? ये वोटिंग के पैटर्न को समझता है। सपोज एक वार्ड में, वार्ड नंबर होते हैं ना, वार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 वार्ड में का एक सेफोलॉजिस्ट है। ये क्या करेगा? अपने वार्ड की पूरी जानकारी जो है ले लेगा, पूरी जानकारी A to Z। कितने मेंबर हैं, कितने मेरे चैम्बर बने थे पिछली बार, कितने बूथ बने थे, कितने इलेक्शन में लोग आए थे, कितने नहीं आए थे, क्या कारण रहा था ना आने का, और जितने आए थे उनमें से कितनों ने कहाँ वोटिंग करी थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे पूरे वार्ड में कहाँ कहाँ मुझे एक बेंचेस लगाने हैं, कितने लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ। ये पूरी की पूरी इलेक्शन की पैटर्न को समझता है, और नेक्स्ट वोटिंग में ये वो सारे चेंजेस करता है जो पिछले फ्लॉ थे, गड़बड़ थी ना जो पिछले वाले इलेक्शन पैटर्न में से ये सारे चेंजेस करता है। काम तो उनका यही है, लेकिन नहीं करते वो। बात तो मतलब तो हमें समझना ना कि सेफोलॉजिस्ट होता क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि भाई तुमको काम भी करना है, वो काम नहीं करते। लेकिन हाँ, ये काम होता है। अब जबकि हम
सपोज हमें ये ड्यूटी मिली तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेंगे यार, बड़े अच्छे से ये चीजों को करेंगे तो हमारे देश में जो हमें लगता है ना गड़बड़ है वो गड़बड़ नहीं होगी, सुधार होगा। जब रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम सभी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे, देखते हैं आगे किसका क्या होगा। दैट्स हाँ जी आप सही कह रहे हैं। चलिए, स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, जो हाँ जी मूर्तिकार, सही है, मूर्तिकार कहते हैं इसे, जो स्टोन को शेप देता है और अलग अलग चीजें बनाता है। क्या करता है, स्टोन को शेप देता है और अलग अलग चीजों को बनाता है, उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। यूज यूरर क्या होता है, यूज यूरर वो होता है जो पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा देता है, इंटरेस्ट पे पैसा देता है दूसरों को, जिसको मदद चाहिए वो क्या करेगा, वो उसके पास जाएगा और वहां से पैसे ले लेगा, 2% ब्याज पे पैसा दे देगा, 5% पे दे देगा, 10% पे दे देगा, जितना भी उनका रेट रहता है वो नॉर्मली जो बैंक रेट्स है उनसे हाई रेट में देता है, क्योंकि वहां उनको कोई कागज पत्र नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक अपने वो रजिस्टर सा बनाया होता है, वहां पे साइन करवाते हैं, उनको कोई वो मतलब नहीं है डॉक्यूमेंट से, क्योंकि उनका रोज का काम है, तो वो एक विश्वास से देते हैं और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स। तो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू आवर हॉबीज, हमारी हॉबीज से रिलेटेड वर्ड्स है। अगर हमें इस तरह की कोई हॉबी हमसे कनेक्टेड है तो वी कैन से आई एम अ न्यूमिस्मेटिक्स पर्सन या आई एम अ फिलेटलिस्ट पर्सन। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज ए हॉबी। तो ये क्या करता है, कॉइन्स की स्टडी भी करता है। कलेक्ट करना एक बात होती है कि मैंने कलेक्ट किए हैं और मैंने एल्बम बनाया है, क्या किया, मैंने एल्बम बनाया, अलग अलग कॉइन्स का, और किस ईयर में कौन से कॉइन जो थे नए आए थे, किस ईयर में नए कॉइन्स मतलब चेंजेस आए थे, कब किसकी फोटो बनी हुई थी। ये इस तरह की स्टडी कौन करता है, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये कलेक्ट तो करेगा लेकिन स्टडी भी करेगा। ग्रेट यार, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आपको अच्छा लगता है, मुझे पता है, आप रोज मुझे बता। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स। मतलब ये जो वो पोस्ट कार्ड देखे हैं आपने, याद होंगे, अब तो बंद हो गए ना, वो पोस्ट कार्ड से चलते थे पहले, उस पे साइड पे एक स्टैम्प सी लगाते थे, उसके बाद वो स्टैम्प लगाने के बाद ही कोई भी चिट्ठी पत्र पोस्ट होता था। तो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो स्टैम्प्स लगती थी, ये क्या करता है, ये उसको कलेक्ट करता है प्लस उनकी स्टडी करता है। आप बोलोगे मैम उसमें स्टडी करने वाला है क्या, जो स्टडी करेंगे उसमें वो करेगा किस ईयर में किसकी फोटो आई थी, कईयों की पुराने लोगों की फोटो लगी होती है ना, क्यों आई थी, ऐसा क्या हुआ था उस ईयर में उनके साथ, जब सरकार ने ये डिसीजन लिया कि उनकी फोटो जो है उस पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प पे आनी चाहिए। तो ये इस तरह की स्टडी करता है, कब कौन से चेंजेस आए, पहले स्टैम्प का साइज कितना था अब कितना हो गया, पहले कितने की मिलती थी अब कितने की हो गई है, वट जो भी उनको स्टडी करना, वो पर्टिकुलरली सारी स्टडी को करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजन। मतलब ये फेथफुल नहीं है अपने रिलीजन को लेके, ये कुछ कुछ गलत गलत कहता रहता है, ब्लास्फेमे भी हो सकता है, ब्लास्फेमे भी लिख सकते हैं इसको, ट्रेटर भी कहते हैं, कि अपने ग्रुप के बारे में गलत बोलता है, उनका पक्ष नहीं लेता, ये बेसिकली पक्ष त्यागी है, इसने एक ग्रुप को त्याग कर दूसरे ग्रुप में चला गया है, एक ग्रुप को त्याग कर ये दूसरे ग्रुप में चला गया है, इसे हम क्या कहेंगे, पक्ष त्यागी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया है, इसने इस ग्रुप को छोड़ दिया है, इस ग्रुप में चला गया है। नेक्स्ट इज नार्किसिस्ट। देखो इतने सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं कि अब आप मुझे पता नहीं आपको ये सब चीजें याद भी हैं या भूल गए हो। नहीं याद तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं आपके लिए मैराथन लेकर आई हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लगता है मैराथन होनी चाहिए आप सभी के लिए। नार्किसिस्ट का मतलब क्या होता है, नार्किसिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप से ज्यादा प्यार करता है।
जो खुद का लवर होता है, जो खुद से प्यार करता है, ईगो बहुत है इसके अंदर, इसीलिए ये खुद से प्यार करता है। तो ये व्यक्ति कौन होता है? इगोइस्ट पर्सन होता है। ये अपने बारे में सोचता है, दूसरे को सेल्फ इम्पोर्टेंस देता है, ये दूसरे को कुछ नहीं समझता, दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता। इसे हम क्या कहेंगे? नार्किसिस्ट कहते हैं। याद रखना गाइस, नार्किसिस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओमनीसेंट। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ये जो अभी लास्ट संडे एग्जाम हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चंस आ रखे थे, ओमनीपोटेंट और ओमनीसेंट का। इसमें क्या है, मार्क फेड का एग्जाम हुआ था ना लास्ट संडे, जो स्टूडेंट्स ने दिया है उनको पता होगा। मैंने एग्जाम देखा है लेकिन मैं अभी बना नहीं पाई क्वेश्चन पेपर, ये फेस्टिवल्स में थोड़ा सा बिजी हो जाता है ना, तो इसमें आप टाइप नहीं कर सकते, इसलिए मैं पेपर नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, मैं बनाकर आपके लिए वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें इन्होंने पूछा था द वन हु नोज एवरीथिंग, उसमें वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रखा था। आई थिंक सो ओमनीसेंट था या पोटेंट था, दोनों में से एक था। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स थे शायद, या वन वर्ड था। द वन हु नोज एवरीथिंग, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनीसेंट। भगवान होते हैं ना, उनको सब पता होता है, वो सब देख रहे होते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने रूम में कुछ भी बैठ के गलत कर रहे हैं तो हम गलत हैं। हमें कौन देख रहा है इस समय भी? हमें ऊपर वाला देख रहा है। इसीलिए कहते हैं हमारे जो एक्शंस हैं वो प्योर होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, क्योंकि हर समय कौन हमें देखता है? हर समय हमें ऊपर वाला देखता है, वाहिगुरु जी देख देना है ना। तो ऊपर वाला हमें हर समय देखता है, यानी वो हर चीज को जानता है, उसे बताना नहीं पड़ता। अगर हम सोचे कि हमने अभी कुछ काम कर लिया तो हमें उसको बताना पड़ेगा। बात करना इज समथिंग डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि हम अपने माँ बाप से बात नहीं करते, हमें माँ बाप से बात करनी चाहिए। हम जाकर बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। उसी तरह से अगर हम अपने परम पिता से बात कर रहे हैं, चाहे वो सब चीजें दोबारा से बता रहे हैं जो आपके साथ हुआ है, तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। वो बहुत खुश होंगे जब हम अपने माँ बाप के पास बैठ के कुछ गप्पे वप्पे मार के आते हैं, तो उनको भी तो अच्छा लगता है। इसी तरह से जब हम परम पिता के पास बैठेंगे, उनसे गप्पे मारेंगे, उनसे बातें करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है वो जानते नहीं, वो सब जानते हैं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट। याद रखना है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है, सेंट जानने वाला। तो इस तरह से कनेक्ट करके। अच्छा, ये स्पेलिंग में भी बहुत बार आता है ये वर्ड ओमनी सेंट। सेंट का मतलब, सेंट के स्पेलिंग आते हैं हमें, सिएंट है तो आई ऐड कर देना, इस तरह से जोड़ के आपको ये वर्ड स्पेलिंग में भी आता है, याद रखना है, ठीक है। एक तीर दो निशाने हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस, आई होप आपको ये समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको सेशन। देखो, क्वेश्चंस हम रोज कर रहे हैं लेकिन वोकैबुलरी भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी वोकैबुलरी थी, मुझे लग रहा था कि रिवाइज कर ले एक बार, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, ओमनीपोटेंट का क्या मतलब होता है? ओमनी अगेन ऑल, पोटेंट का मतलब होता है जो पावरफुल होता है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो कोई भी ऐसी शक्तियां, दैवी शक्तियां, देखो पावरफुल तो राक्षस भी होते हैं, देवता भी होते हैं, ऊपर वाला भी पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं वो पावर, राक्षस पावरफुल होते हैं, उनके पास सारी शक्ति होती है, लेकिन उन्होंने मांगी है किनसे? प्रेयर्स करके। अगर आपने वो पुराने सीरियल देखे होंगे, महाभारत रामायण, तो उन्होंने तप किए हैं, उन्होंने मांगे हैं। किससे मांगे हैं? ऊपर वाले से मांगे हैं। तो अगर कोई डेमोनिक क्वालिटी वाले इंसान लगता है ना, नेगेटिव जिसे हम कहते हैं, नेगेटिव व्यक्ति को लगता है कि वो पावरफुल है, गलत। वो कभी भी पावरफुल नहीं होता, उसकी वो पावर कुछ समय के लिए है। एक समय ऐसा जरूर आता है जब एक बैलेंस होता है जीवन में, ठीक है, वो समय जरूर आता है। तो कभी भी नेगेटिव की तरफ को नहीं जाना है, हमें हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। तो भगवान जो होते हैं ना, उनका वो ओमनीपोटेंट के एग्जाम्पल होते हैं, और कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है। एक केवल वही है, ऊपर वाला परमात्मा, वाहिगुरु जी, रब जी, जिन्हों आप रब कह रहे हैं, ठीक है, वही है जिन्हें जेड़े पावरफुल है ने।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈप्ट ਤੇ नहीं जा रहे कि कौन भगवान है। भगवान तो यार सारे भगवान है, नाम अलग अलग हैं, तो आप जिस भी नाम से भगवान को जानते हैं वो भगवान ओमनीपोटेंट है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्टोजेनेरियन। देखो ये ना थोड़े से कॉन्सेप्ट सेंसिटिव होते हैं, कई बार ऐसा दूसरे को थोड़ा सा इमोशन ऐसा लग जाता है कि नहीं आपने ऐसा क्यों बोल दिया, या कोई ऐसे जर्नल या मीडिया में देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों से भड़क जाते हैं लोग, तो सेंसिटिव हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बात बोली है। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, नाम अलग अलग हैं। देखो नाम अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है ना, तो जो भी जिनको भी आप हम मानते हैं वो पावरफुल है, बस इतनी बात समझनी है, ठीक है। ऑक्टो, ऑक्टो का मतलब होता है 8, यानी 80 के शतक के लोग, 80 से 90 के शतक के लोग ऑक्टोजेनेरियन कहलाते हैं। 80 से 90 के शतक के लोग, याद रखना है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। याद रखना है गाइस, ये कहीं पे भी कोई वर्ड आ सकता है। नेक्स्ट इज हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई एरिया जो नदियों से दूर है, बेसिकली गांव के ऐसे इलाके, इंटीरियर इलाके जो मेन एरिया से दूर हैं, जहां पे पानी नहीं आता। अगर आप ये देखेंगे एग्जाम्पल, पानी कैसे लेकर आ रहे हैं, घड़े में उठाकर लेकर आ रहे हैं। आज के टाइम में कोई हमको बोले एक बाल्टी, मतलब हमारे अगर घर में पानी ना आए, हमें बाहर से कहीं से लाना पड़े, तो हमें कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो सोचो उनका रोज का काम है, दिन में वो कितनी बार जाते होंगे पानी लाने के लिए, और दूर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, इतना दूर जाकर इतना पानी लेकर आना, लाइक वेरी डिफिकल्ट यार, बहुत टफ होती है लाइफ। हम अपनी लाइफ को टफ कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं हमेशा उनकी लाइफ, दूसरों की लाइफ देखनी चाहिए जो हमारे से छोटे हैं, उनको देख के हमें इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, और ऊपर वाले को थैंक यू करना चाहिए कि भगवान आपने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है। हमेशा ब्लेसफुल फील रखना चाहिए अपने अंदर। इसलिए का मतलब क्या होता है, हिंटरलैंड, ठीक है। आप बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ पहुंचाती है, सॉरी यार, मुझे थोड़ा सा कनेक्टेड लगता है कि मैं आपको भी गाइड करूं बहुत अच्छे से, कि हमें अच्छा इंसान ही बनना है। हिंटरलैंड का मतलब होता है, ये हमने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट है रिगालिया। रिगालिया का मतलब क्या होता है, आपने वो देखा है, क्या कहते हैं, डिग्रीज लेने जाते हैं ना, तो डिग्रीज लेने जाते हैं हमें ये कैप हैट सी पहनाई जाती है, ये सब राजे महाराजाओं को जब उनकी वो मिलती है, गद्दी मिलती है, क्राउन मिलता है उनको, वो पूरा पकड़ने वाला जो है एक स्केप्टर मिलता है, इसे हम स्केप्टर कहते हैं, स्केप्टर मिलता है, ठीक है। तो ये जितने भी एसेसरीज मिलती हैं उसे हम, जब हम कोई ऑफिशियल पद को, ऑफिशियल बेसिकली पोस्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके साथ जो हमें एसेसरीज मिलती हैं, दैट इज रिगालिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हाँ जी गाइस, कैसा चल रहा है आपका सेशन, मजा आ रहा है। थोड़ी सी एक दो वोकैबुलरी करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे सेशन को, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है जाने का। सो आपका भी आज दीपावली का दिन है, आप बोलोगे मैम दीपावली वाले दिन भी आप पढ़ाने आते हो, चैन नहीं है, लेकिन क्या करें यार, आपका एग्जाम है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मिंट। मिंट का मतलब होता है, एक तो पुदीना हमने समझा था, दूसरा मतलब क्या होता है, मिंट 4 है बेसिकली, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, कॉइन बनते हैं, वो हमारे इंडिया में 4 प्लेसेस हैं, उनको भी हम मिंट कहते हैं, जहाँ पे कॉइन्ड होते हैं, कॉइन्स कॉइन्ड होते हैं, बनते हैं, ठीक है। एक तो है मुंबई, एक है कोलकाता, इसके 4 हेडक्वार्टर्स हैं, एक है हैदराबाद, सैफाबाद, हैदराबाद में सैफाबाद में है, और एक है हमारा नोएडा में। हैदराबाद में बेसिकली 2 जगह है, एक तो सैफाबाद है, एक चेरलापल्ली है, ठीक है। तो याद रखना, सैफाबाद लिख ही देती हूँ, आपको याद रहेगा, और एक चेरलापल्ली, चेरलापल्ली है। ये 2 जगह हैं जहाँ पे बेसिकली कॉइन्स जो हैं कॉइन्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये तो मैंने बता दिया कि ये कौन सी जगह है जहाँ कॉइन्स बनते हैं, तो मिंट
दो मतलब होते हैं मिंट के, एक पुदीना होता है और एक ये होता है। एक्सटेम्पोर स्पीच क्या होती है? एक्सटेम्पोर स्पीच का मतलब होता है कि इंस्टेंटली कोई बात बोल देना। जैसे आपको स्टेज पे इनवाइट किया, आप कहीं इवेंट अटेंड करने गए, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको स्टेज पे आपका नाम होस्ट ने लिया और आपको वहां जाना पड़ा और आपको बोला गया कि आप कुछ बोले, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, या फिर कुछ अपने बारे में बताएं, या फिर कुछ भी जो भी आपसे कहा गया कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे जुड़े हैं हमारे साथ, या आप अपने बारे में बताएं कि आप ने बेसिकली आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, या कुछ भी, ठीक है, आपने क्या पोस्ट लिया है। तो इंस्टेंटली कहीं पे जाना और एक्सटेम्पोर स्पीच बोलना, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। यानी कि उसको नहीं पता था, उसने थॉट्स नहीं पहले से अरेंज किए हुए थे, विदाउट प्रिपरेशन वो गया और उसने स्पीच बोल दिया, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। आइल्स में मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था आइल्स का। आइल्स में बेसिकली 2 से 3 मिनट के लिए आपको बोला जाता है बोलने के लिए, उसे हम एक्सटेम्पोर ही बोलते हैं, विदाउट प्रिपरेशन। ये है हमारा क्वेश्चन अपैथी। अपैथी का मुझे आप आंसर देंगे। एंथुजियाज्म है, सिंपैथी है, सिनोनिम पूछा गया है। आगे आंसर में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है शायद से। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं सेशन को, क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है और आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा। तो पैथी का मतलब समझते हैं वन बाय वन। पैथी का मतलब होता है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बोरिंग है, कोई एंथुजियास्टिक नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं होता, कोई अलग अलग रहता है, या वो कुछ इंटरेस्ट नहीं शो करता। आप उससे बात कर रहे हो लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता, वो मुंह हाँ करके साइड हो जाता है। इनडिफरेंस अलग है। इनडिफरेंस अलग है, सबसे हटके है, ये देखेंगे, ये थोड़ा सा इनडिफरेंट है। ये अगेन वो अलग है, दूसरों के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं है, दूसरों के लिए वो सुनना नहीं चाहता, वो अपने जीवन में रहता है, इनडिफरेंट है। एम्पैथी और सिंपैथी ये मैंने समझाए थे, लेकिन अगेन मैं समझाऊंगी क्योंकि नए स्टूडेंट्स बहुत जुड़ते हैं रोज। तो फॉर यू पीपल, सिंपैथी क्या होती है? हम किसी के साथ, हमने फीलिंग्स, कोई किसी के साथ गलत हुआ, हमने उससे जाके हालचाल पूछ के, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ सिंपैथी। हमने पूछा है, सिंपैथी दिखाई है, हमने किसी के साथ एक बेसिकली भावना एक शेयर की है, फीलिंग शेयर की है कि हाँ भाई क्या हुआ है। हम इंटरनली कनेक्टेड नहीं है उसकी दुख के साथ। अगर उस किसी के साथ गलत हुआ है तो हम इंटरनली कनेक्टेड क्यों नहीं है? वो दुख जो उसको फील हो रहा है वो मुझे भी तो फील होना चाहिए। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो मुझे भी बुरा लगना चाहिए। वो जो मुझे बुरा लगने वाला पार्ट है ना, वो यहाँ मिसिंग है सिंपैथी में, वो यहाँ मिसिंग है, बुरा लगने वाला, जब हमको भी बुरा लगता है ना, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, मैं क्या करूंगी? मैं उसकी हेल्प करूंगी जाके। तो जो हेल्प करता ना इंसान, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं क्योंकि आपको भी बुरा लग रहा है और आप चाहते हो कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो उससे बाहर आ जाए। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इसने, यहाँ पे क्या कर रहा है? पूछ तो रहा है वो कि भाई क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे वो उसकी हेल्प करने के लिए आ चुका है, हेल्प कर रहा है, उसको उस चीज से बाहर निकाल रहा है। वो फीलिंग्स तो शेयर कर रहा है, हाँ भाई तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन अब बताओ इसको ठीक कैसे करना है। वो कोशिश कर रहा है कि वो दूसरा व्यक्ति इस चीज से बाहर आ जाए। तो यानी सिंपैथी में हम ऊपर ऊपर से इमोशंस रखते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव वर्ड है। आप बोलोगे मैम आज तक तो सिंपैथी हमने सुना था कि बड़ा अच्छा वर्ड है, आपने तो मतलब ही बदल दिया। दोनों पॉजिटिव वर्ड है यार, दोनों पॉजिटिव। हमें एम्पैथी का मतलब नहीं आता, इसलिए हम एम्पैथी को कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर एम्पैथी को बढ़ाना है। सिंपैथी तो है, हमें रखनी है सिंपैथी,
दूसरों के प्रति हमें दया भावना रखनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दया भावना ना उनके ऊपर भारी नहीं पड़नी चाहिए। हमें एम्पथी रखनी है दूसरों के साथ, व्यवहार वैसा होना चाहिए कि हम उनकी हेल्प भी करें, उसे हम कहेंगे एम्पथी। आई होप ये आपको दोनों वर्ड्स क्लियर हो। हमारा जो वर्ड पूछा गया था अपैथी यानी कि सिनोनिम पूछा गया था, उसका जो मतलब निकला इंडिफरेंस। दोनों इंडिफरेंट थे, अलग थे, बोरिंग थे, इंटरेस्ट नहीं शो करते थे, उसे हम इंडिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे सेशन को हम गाइस कंक्लूड करेंगे। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया है सेशन को, और जाने से पहले मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ, अगेन मैं वही बताऊंगी कि भाई कैसे परचेज करने हैं पैकेज। इम्पोर्टेंट है यार, देखो हम आपके लिए रोज आते हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप टॉपिक वाइज चीजों को समझें। ठीक है, अगर मैं अपनी ग्रामर की बात करूँ ना, तो ग्रामर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रूल्स तो करवाती हूँ। यहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देती हूँ कि इसके साथ ये आना, इसके साथ ये आना, लेकिन वो 20 टॉपिक्स, 25 टॉपिक्स या 30 टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जो एक एक करके डिटेल में मैं समझाती हूँ इन पेड सेशंस। तो इसी तरह से जो बाकी के सब्जेक्ट की फैकल्टीज हैं, वो भी आपको वन वन टॉपिक करके हर दिन एक क्लास लगता है, हर दिन एक एक टॉपिक का एक क्लास चलता है। तो सोचो एक टॉपिक में जब हम एक ही टॉपिक को करते हैं एक क्लास में, कितना डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझ आता है। ऐसी ऐसी चीजें हमें समझ आती हैं जो हमने नहीं सुनी हुई, जो हमने करी नहीं हुई। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो हम बैचेस आपको प्रोवाइड कराते हैं वो आप बेसिकली लें, वो परचेज करें। देखो इसमें हम आपको आपके लिए क्या लेकर आए हैं वो भी देख लीजिए। जाने से पहले लाइक जरूर करना। आज मैंने देखो पूरे सेशन में लाइक शेयर नहीं बोला, गाइज लाइक जरूर कर देना। पता लगे मैम सेशन लेके चलेगी, दिवाली वाले दिन सेशन लिया मैंने आपका और आपने लाइक भी नहीं किया। लाइक जरूर करना, कंजूसी नहीं दिखानी यहाँ पे बैठ के, ठीक है। देखो महा पैक है हमारा अवेलेबल, जो आप ले सकते हो। वैलिडिटी चल रही है, डबल वैलिडिटी का बोनांजा ऑफर चल रहा है, तो वो जरूर लेना है आपने, आपने मिस नहीं करना है। देखो ऐसी ऑफर्स ना कम आती हैं, आती रहती है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, कम आती है। जब हमें चाहिए होता है तब आती नहीं है। तो 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स का पैक चल रहा है, यानी कि एक साल में एक साल आपको फ्री मिल जाएगा, 2 इयर्स की वैलिडिटी हो जाएगी। ये पैक आपको पड़ेगा 3079। ये कैसे, ये कोड लगाएंगे जब आप परचेज करेंगे, वहाँ पे ये कोड लगाएंगे, प्लस अड्डा की ऐप से परचेज करेंगे, अड्डा 24/7 की ऐप से परचेज करेंगे। वहाँ पे यूज पॉइंट्स करके ऑप्शन आता है, उसमें आप मार्क कर देना, वहां से 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 78% का बेनिफिट मिलेगा आपको। ये पैक जो वो 8 जो पैक वो 30,000 में, सॉरी 13,000 में दिखा रहा है, 14,000 का दिखा रहा है बाय द वे, 13,999 का, वही पैक आपको 3,079 में पड़ जाएगा। देखिए कितना अच्छा एक ऑफर है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा पी और SSSB का पैक है, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं वहाँ पैक नहीं लेना, तो PSSB का पैक जो है आप परचेज कर सकते हैं, वो आपको 1759 रुपीज में पड़ जाएगा। अगेन Y356 कोड लगाना है। दिस इज माई कोड, हर फैकल्टी का अपना कोड है, ये मेरा कोड है, आप सेशन में डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं, प्लस अड्डा के ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मन तो नहीं करता जब हम आते हैं रोज, मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन जाना तो है, क्योंकि अगले दिन फिर नए क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हमें हाजिर होना होता है। तो जाने से पहले मैं आप सभी को विश करूंगी दीपावली की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आप सबसे सभी को और आपके परिवार वालों को भी इस दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। सो गाइस स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, आप सभी खुश रहें, और आप सभी जरूर 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 यार मेहनत करो, प्लीज मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो अपने पेपर्स की। जो भी चीजें नहीं आती उनको जरूर समझो, हम आपके लिए यहाँ पे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स आप लेकर आए हमसे, या कोई भी ऐसा लगता है कि टॉपिक ऐड होने चाहिए हमारे सेशन में, हम उसको आने वाले सेशन में जरूर ऐड करेंगे। तो गाइस थैंक यू ऑल एंड हैप्पी दीपावली वंस अगेन। आपको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू यार, बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू यार, हैव अ ग्रेट डे गाइस।
कल मिलते हैं फिर से दोबारा से सेशन में। चलिए, थैंक यू।